पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में 21 लाख केसेस पेंडिंग हैं और हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 19 जजेस अवेलेबल हैं। एक प्रोडक्ट है, ये लॉयर्स और लीगल प्रोफेशनल्स का जो सारा प्रोसेस है एक केस के को लेके चलते हुए उन सबको ऑटोमेट कर देता है। 20-20 साल लग जाते हैं कुछ केसेस का फैसला होने में। हम आज एक ऐसे AI बेस्ड प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं बल्कि इस पूरे अदालती निज़ाम को बेहतर बना सकता है। तो इसकी यूज़ेबिलिटी क्या है और इसका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, जो ना कि सिर्फ काबिलियत रखता है कि वो इन सारे मसलों को हल कर सके। हाउ डिड यू मैनेज टू ट्रैक ऑल द प्रोसेसेस और इस सारे को समझने के बाद उसके अगेंस्ट एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना, तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज। पाकिस्तान के ट्रेंड्स को देखते हुए ये AI अडॉप्शन है, ये कंपैरेटिवली आसान होगी और या मुश्किल होगी। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में 21 लाख केसेस पेंडिंग हैं और हर 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 19 जजेस अवेलेबल हैं और ये दुनिया की सबसे कम रेशियो है जजेस और अवाम के लिए। 20-20 साल लग जाते हैं कुछ केसेस का फैसला होने में। ये कुछ ऐसे बड़े मसाइल हैं जिनका हल नामुमकिन नज़र आता था, लेकिन अब नहीं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ एवन आसिफ, आई एम योर होस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट और हम आज एक ऐसे AI बेस्ड प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ना कि सिर्फ काबिलियत रखता है कि वो इन सारे मसलों को हल कर सके बल्कि इस पूरे अदालती निज़ाम को बेहतर बना सकता है। और इस AI बेस्ड प्रोडक्ट का नाम है Logipity। And to know more about Logipity and its features, we have none other but the visionary behind this product himself is here to discuss the product, Dr. Faisal Onakzai. Not just the visionary, he is also the CEO of DigiFloat, and he is not only the CEO, but he is extremely learned man. He is a dual PhD in Big Data and Analytics. He has been providing consultancy to Fortune 500 companies. So his wisdom, his vision behind this product and to solve these complex challenges would be incredible for us to know more about that. So, Dr. Faisal, we are pleased to have you here and discuss about Logipity. Thank you very much. My pleasure. So, Dr. Faisal, what was your idea behind this product and what motivated you to have something like this और इतने बड़े गैप को आइडेंटिफाई आपने किस तरह से किया? Again, thank you very much for inviting me to this podcast. आपका क्वेश्चन बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जब भी किसी मसले का जिक्र करना होता है, किसी मसले में फंसते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम उन मसाइल को अवॉइड करना चाहती है, ये कह के जी कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सेंटेंस जो है इस प्रॉब्लम की कोर है। ठीक है, अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं, उनको पता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। ठीक है, एक फैसले के होते हुए 20-20 साल लग जाते हैं। ऐसे केसेस भी हैं जिसमें एक बेगुनाह शख्स, ठीक है, जो कि जिसको सज़ा हुई भी थी और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था और उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये बेगुनाह था। ठीक है, तो लीगल सिस्टम हमारा मैं कहूँगा कि इंतहाई इमेच्योर और बहुत कदीम ज़माने का लीगल सिस्टम है। फिर उसमें करप्शन, ज़्यादतियाँ और बाकी जो हमारा सिस्टम है उसने इस मसले को काफ़ी एग्रीवेट किया हुआ है ना। तो आपका जो क्वेश्चन था कि आइडिया कैसे आया, मेरे वालिद साहब का भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे हैं। और आपको पता है कि जब आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते जी, तो आप सस्ते लॉयर्स के पास जाते हैं। अब जो सस्ते लॉयर्स हैं उन्होंने अगर आपसे कम पैसे चार्ज कर रहे हैं तो दे नीड टू हैव मोर क्लाइंट्स। ठीक है, अगर एक लॉयर की कैपेसिटी है कि वो 2 केसेस को एक टाइम पे लेके चल सकें, बट इफ़ ही इज़ टेकिंग 20 केसेस, तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस किसी को भी नहीं दे पाएगा। तो मेरे वालिद साहब एक शहर से दूसरे शहर हर हफ्ते ट्रैवल किया करते थे। वकील हाथ नहीं आता था, उसको खींच के ले जाना पड़ता था कि जी आए, तारीख़ है। वो जाता था तो वो कहता था जी मेरी तो तैयारी नहीं है, और कोर्ट से एक और तारीख़ ले लेता था। तो एक बड़ा सिंपल सा मुकदमा 4 से 6 साल लगे उसके सोल्यूशन में, और हर हफ्ते वाले साहब जो है वो सफ़र कर रहे हैं दूसरे शहर ओल्ड एज में। तो मुझे काफ़ी
पहले से आइडिया हो गया था कि इस सिस्टम को चेंज करना, इसको डिजिटाइज करना, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. तो दिस इज़ बेसिकली द कोर ऑफ द आइडिया. मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जब ये आइडिया आपके जहन में आया और ऑब्वियसली आपने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया होगा, तो उस वक्त आपके जहन में कोई बिजनेस मॉडल था ये देखते हुए कि ये पाकिस्तान की मार्केट है, ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है? व्हाट वर योर थॉट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. हमने ये प्रोडक्ट बनानी शुरू की थी अराउंड फरवरी मार्च ऑफ 2023. और चूँकि ये AI बेस्ड प्रोडक्ट है और हम डेफिनेटली द लेटर पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट हम इसके फीचर्स को डिस्कस भी करेंगे, मगर उस टाइम पे एंड यू नो गेट्स एन AI प्रोडक्ट, और जब AI आ जाती है और रियल AI, नॉट वो जो बज़वर्ड AI है कि हर प्रोडक्ट के साथ AI लगा देते हैं, और रियल जेन्युइन AI प्रोडक्ट, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है. इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूट, रिसोर्सेज जो चाहिए जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाना है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो व्हेन आई स्टार्टेड, मुझसे लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तानी मार्केट में कैसे ये चलेगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट बनानी नहीं होती, उससे सेल्फ सस्टेन भी करना होता है अपने आप को, ठीक है. तो देयर इज सपोज टू बी अ बिजनेस मॉडल. तो उस टाइम पे आई न्यू कि पाकिस्तानी मार्केट जो है इज़ नॉट फीजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो आई केप्ट ऑन अवॉइडिंग मेकिंग दिस बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल कैलकुलेशन. ओके. और क्योंकि मेरा मकसद ये था कि हम एक ऐसी AI बेस्ड प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाएं जो कि अगर 10 यूज़र्स भी इसको यूज़ करते हैं ना और दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट, तो हमारा मिशन जो है वो अचीव हो गया कि हमने एक SaaS प्रोडक्ट, एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट जो कि कुछ लोगों के मसाइल हल कर रही हैं, दे आर हैप्पी, ठीक है. तो अवॉइड करने का मकसद ये था कि आप दिल में कोई वो ना आए, रिग्रेट ना आए कि जी मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना ज़्यादा टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट. Though that was so no business plan, and we still don't have a business plan. We are trying to do some beta testing of the product with some of the renowned lawyers in Pakistan. और हम इसको डेवलप करते रहेंगे जब तक कि हम उस लेवल पे ना पहुँचें कि तमाम lawyers, elements of the judiciary, they feel in the core of their heart कि this is something that has never been done before, और इसने उनके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल कर लें. That's beyond impressive, and I personally believe that this product has a great demand in the market. अच्छा, अगर हम लॉजिबिलिटी की बात करें तो लॉजिबिलिटी असल में है क्या? क्या इसको मैं भी यूज़ कर सकता हूँ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है लीगल सिस्टम से, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है, या इसको सिर्फ लॉयर्स ही यूज़ कर सकते हैं या जजेस? तो इसकी यूज़बिलिटी क्या है और इसका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. लॉजिबिलिटी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, ठीक है. ये पब्लिकली वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, और ऑल्दो इनके प्राइमरी यूजर्स टू स्टार्ट विद वो लॉयर्स होंगे, कंप्लायंस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनकी लीगल टीम्स होती हैं, मगर आम आवाम को भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है. अब क्यों कर सकती है? पहले हम केस देखते हैं लॉयर्स का. लॉयर्स ने अपने केसेस प्रिपेयर करने होते हैं, लॉ को पढ़ना होता है, लॉ के बारे में सर्च करना होता है. तो हमारी लॉजिबिलिटी में स्टैट्यूट सर्च जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वो एक ऐसा फीचर है जिसमें आप किसी भी कानून के बारे में सर्च कर सकते हैं, और सर्च ऐसी कि कीवर्ड सर्च नहीं. फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप कार लिखते हैं कि जी कार एक्सीडेंट, मगर अगर कहीं पे कानून में कहीं व्हीकल का जिक्र हुआ है तो वो तो कार, दे आर डिफरेंट वर्ड्स. मगर हमारा AI का सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. अगर आप अपना, हम जब चैट के ऊपर आएंगे उसमें आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो आप जो बात करना चाह रहे हैं उसको वो समझ के रेलिवेंट लॉ लेके आ जाता है, ठीक है. तो ये तो एक फ़ीचर हो गया कि कानून कहता क्या है, उसकी करंट वर्जन क्या है, तो आप उसको लॉयर्स ने वो कोट करना होता है, तो दे कैन डू दैट. फिर लॉ जो है इट्स सेल्फ कंप्लीट नहीं होता. अगर कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि जी हर बंदे को आज़ादी से बात करने की इजाज़त है. अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स किसी दूसरे शख्स
के घर के बाहर लाउड आवाज़ में गालियां देना शुरू कर देता है, उसको जो है तंग करना शुरू कर देता है, जहाँ जाता है उसके पीछे लगा रहता है। या इसी को आप देख लें कि किसी खातून के ऊपर अगर आप ऐसे जुमले कसते हैं जो कि सूटेबल नहीं है, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि नहीं? तो इसकी तशरीह जो है वो करती है कोर्ट, और उसमें ये होता है कि जी ये चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। तो इसलिए आपको पूरे हमारे 1947 से जितने केसेस हैं, इवन उससे पहले, इवन इंडिया के केसेस को भी कोर्ट किया जाता है कि जी वहाँ पे इस कानून की तशरीह कोर्ट ने ये की थी, और उसको एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है। तो जो आपके केसेस हैं, जो जजमेंट्स हैं, वो भी आपके कानून का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ना सिर्फ अपने जो लॉ है उसको देखना है, बट आपने जजमेंट्स को भी देखना है, जिसको केस लॉ कहते हैं, ताकि पता चले कि अगर एक दफ़ा एक तशरीह हो चुकी है तो फिर आप उसको इस्तेमाल करें अपने आर्ग्यूमेंट्स में। अब पाकिस्तान का इशू ये है कि इवन दो एक जजमेंट हो गई लाहौर हाई कोर्ट में, और लॉयर्स को पता ही नहीं है, उन्होंने कहीं पे किसी और कोर्ट में उस जजमेंट को कोट ही नहीं किया और एक और जजमेंट ले ली। अब वो जजमेंट और ये जजमेंट आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। फिर कुछ लोग अगर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को कोट किया उन्होंने कि जी देखें लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया और मेरे क्लाइंट का फैसला करें, इस लिहाज से, विदाउट नोइंग कि इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। फिर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेके कोर्ट करता है और वो 3 मेंबर बेंच ने वो जजमेंट दी है और कहता है जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, विदाउट नोइंग कि भाई 5 मेंबर बेंच ने या फुल कोर्ट ने इस फैसले को भी जो है नल एंड वॉइड कर दिया है और ये इंटरप्रिटेशन की है। तो अब ये समझ लें कि पूरा का पूरा जो हमारा जो जजमेंट्स का भी जो रिकॉर्ड है, इट्स ऑल मेस्ड अप। कोई एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो है लॉयर्स को ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने स्टैट्यूट्स को भी सर्च कर सकते हैं, केस लॉ को भी सर्च कर सकते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं, और जो उनको आर्ग्यूमेंट अच्छा लगता है उसको वो बुकमार्क भी कर सकते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपने केसेस में। अब ये मैंने आपको एक बड़ी बेसिक फंक्शनलिटी बताई है। एआई का काम इसके बाद आना शुरू होगा, ऑल्दो इसमें भी एआई शामिल है, ठीक है। एआई काम इसके बाद स्टार्ट होता है। अब एक 80 पेजेस की जजमेंट है, अब लॉयर्स के पास इतना टाइम कि वो एक एक चीज़ पढ़ें, उसमें से एक्सट्रैक्ट करें कि जी क्या तशरीह की गई है। अब 80 पेजेस की जजमेंट है, उसमें 70 पेजेस पे एक लॉयर जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स उसके मेंशन किए गए, उसने ये आर्ग्यूमेंट दिया जो कि रेलेवेंट ही नहीं है। तो हमने एआई के थ्रू इन तमाम जो जजमेंट्स हैं, तकरीबन 1,80,000 जजमेंट्स हैं, उनमें से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने निकाली है। हमने ये इन्फॉर्मेशन भी एक समरी के फॉर्म में निकाली है कि भाई इस जजमेंट में इस कानून की तशरीह की गई है, ठीक है। और लेटर फेजेस में आप जब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप जो लॉ है वो खोलेंगे तो आपको साथ साथ उसकी तमाम इंटरप्रिटेशंस मिल जाएंगी जो कि पहले 1947 से लेकर अब तक जजेस ने या कोर्ट ने की हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात तो होगी लॉयर्स की। अब आप आम आदमी की बात करें, हमने एक एआई बेस्ड चैटबॉट बनाया है जस्ट लाइक चैटजीपीटी। आप उस पे अपना मसला बयान करें और ये आपको उसका आंसर देगा, और आंसर देगा विद रेफरेंसेस कि जी इस कानून के मुताबिक ये है, इस जजमेंट में ये कहा गया था। तो वो आंसर, देखिए चैटजीपीटी का ये मसला है कि आप कोई क्वेश्चन पूछें वो कहीं इंडियन कानून को लेके आ जाएगा, कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, रेफरेंसेस नहीं कोट कर सकता, हेलुसिनेशन होती है, ठीक है। आपको ऐसा ऑर्डिनेंस कोट कर देगा कि जी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारा जो चैटबॉट है वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा वो कानून के मुताबिक, वो लॉ के मुताबिक, और उनके रेफरेंसेस भी देगा, ठीक है। अब इसकी आप स्मार्टनेस चेक करें। मैं अगर एक सवाल पूछता हूँ अपने लॉ जीपीटी से, मैं कहता हूँ कि जी मैं पिंडी से इस्लामाबाद जा रहा था, मैंने प्रेसिडेंट हाउस जाना था, मैं अपनी व्हीकल में जा रहा था, रास्ते में मुझे पुलिस ने रोका और उन्होंने मुझे मारा। अब इस सेंटेंस का अगर मैं आप किसी नॉन एआई बेस्ड सिस्टम से ये सवाल पूछेंगे
तो वो क्या करेगा कि क्योंकि आपने प्रेसिडेंट हाउस का जिक्र किया, प्रेसिडेंट वर्ड आया है, तो वो कानून ले आएगा इलेक्शन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, उसकी टर्म क्या है, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है उसको नॉमिनेट करने का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट के सारे वो कानून ले आएगा जो कि आपके मसले से रेलिवेंट ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसमें, ठीक है। फिर मैंने व्हीकल का जिक्र किया, वो व्हीकल टैक्सेशन के लॉज ले आएगा कि जी व्हीकल का टैक्स होना चाहिए, मगर एक्चुअल मसले को नहीं समझेगा। अब हमारे चैटबॉट है जो लॉजिबिलिटी का पार्ट है, उसकी ख़ास बात यह है कि वो समझेगा कि आपका एक्चुअल मसला प्रेसिडेंट हाउस नहीं है, वो आप अपना कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब एक्चुअल मसला ये है कि पुलिस ने मैन हैंडलिंग की है, और उस लिहाज से मैन हैंडलिंग के लिहाज से आपको आंसर करेगा और रेलिवेंट रेफरेंसेस देगा, ठीक है। ये चैटबॉट का मैंने आपको फीचर बता दिया। अब चूंकि हम AI बेस्ड प्रोडक्ट हैं, हम अपने यूज़र्स का काम है आसान करना चाहते हैं, लीगल रिसर्च को ईजी करना चाहते हैं, कानून के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अगर एक जजमेंट हमारे सिस्टम में खोलते हैं, 140 पेजेस की जजमेंट है, ऑल्दो हमने काफ़ी सारा मवाद उसमें से निकाला हुआ है, समरी की एलिमेंट्स आपको बताए कि ये आर्ग्यूमेंट्स थे, ठीक है, अपेलेंट के जिसने मुद्दई है, और ये अपेलेंट ये आर्ग्यूमेंट्स थे डिफेंडेंट के, और ये कोर्ट का ओपिनियन था, मगर आप एक ख़ास किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है, कि जी इस लॉयर ने इसके बारे में क्या कहा, ये कोर्ट ने इसके बारे में, तो आप उस केस के साथ भी चैट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक केस के बारे में आप क्वेश्चन पूछें कि जी ये क्या हुआ, ठीक है। अब जैसे कि बड़ा नैब का फेमस केस था, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें इट वाज इमरान खान अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जो नैब ऑर्डिनेंस था उसको किया गया। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन जो है, आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, ठीक है, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो क्वेश्चन पूछा गया था कोर्ट की तरफ से कि जी क्या पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है, क्या ये पब्लिक सर्वेंट्स है कि नहीं, ठीक है, ये मेन क्वेश्चन था। मैं उसकी सर्व में जाऊँगा कि क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस केसेस में चूंकि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे, और उसमें ये कहा गया था कि और जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर्स थे वो कह रहे थे जी पब्लिक सर्वेंट है। तो जनरल परसेप्शन ये था कि मैंने एक दो लॉयर से भी बात की जिन्होंने केस को पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट है, कोर्ट ने कह दिया, फैसला हो गया ऐसा। मैंने लॉजिबिलिटी से पूछा, वो कहते हैं जी पब्लिक सर्वेंट इस जजमेंट के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने बॉस को भी बताया कि जी मैंने पढ़ के। फिर हमने जब उसकी नीटिस ग्रिटिस में गए तो बीच में कहीं पे सारे उसमें मैक्सिमम कंटेंट चूंकि था वो यही था कि जी पब्लिक सर्वेंट है, मगर एक्चुअल जजमेंट का जो टेक्स्ट था उसमें लिखा हुआ था कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो ये लॉजिबिलिटी ने ये बात निकाल के बता दी, मगर आम जो परसेप्शन कुछ लॉयर्स जिनसे मैंने बात की, दे वर नॉट एबल टू करेक्टली अंडरस्टैंड, क्योंकि लंबी जजमेंट है ना, किसके पास इतना टाइम होता है आजकल के इतनी लंबी जजमेंट्स को पढ़ें। तो हमारा जो आस्क केस का फीचर है कि आप केस से चैट कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए केस के बारे में वो आपको ये दे देगा। अच्छा, अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम कहाँ तक हम पहुँचे। आपको पता है कि लॉयर्स ने अपील्स फाइल करनी होती हैं, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, और टाइम लगता है उसमें। तो हमने एक लीगल ड्राफ्टिंग का फीचर अवेलेबल किया है, जिसमें लॉयर्स अपने क्लाइंट का मसला बताएंगे कि जी मेरे क्लाइंट का ये मसला है और मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की एप्लीकेशन चाहिए। आप अपना मसला बताएंगे, वो आपके मसले के आर्ग्यूमेंट्स को एक्सपैंड करेगा, प्रोफेशनली इसको लिखेगा और एक प्रोफेशनल लीगल डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, जो कि लॉयर कोर्ट में जमा करा सकते हैं। अगर उसने लिखा माई क्लाइंट डाई, माई क्लाइंट फाइट, ठीक है, ये इनकरेक्ट लैंग्वेज है, मगर उसको भी वो समझ के एक ऐसा प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा, और वो हेलुसिनेट नहीं करेगा, वो लॉ के मुताबिक वो डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा जो कि आप सबमिट कर सकते हो। अब देखें ना, विद इन मिनट्स आप जो है ये काम कर पा रहे हैं। तो आप अगर अब एक लॉयर की कैपेसिटी है कि वो 2 केसेस को डील कर सकता है, 10 को डील कर सकता है, तो ये 10 टाइम्स उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा और क्वालिटी के केसेस लड़े जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जजमेंट्स का पता नहीं है, कानून का पता नहीं है। और ये हो चुका है, मेरे सराउंडिंग्स में लोग हैं जो कि एक्सपेंसिव लॉयर हायर किया और वहाँ जाके बस कोर्ट के सामने जज के सामने मिन्नतें कर रहे हैं कि जी देखें जी ह्यूमन राइट्स का मसला, देखें ह्यूमन राइट्स का मसला है।
विद नो लीगल प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये सिर्फ सस्ते लॉयर्स का मसला नहीं है, ये एक्सपेंसिव लॉयर्स का भी ये मसला है कि टाइम कम है, ठीक है, और बस कहते हैं यार जीते हारे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो फीस लेनी है। तो ये उनकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको भी इंक्रीज़ करना। तो इसका मतलब है कि जो ये लॉजिबिलिटी एक प्रोडक्ट है, ये लॉयर्स और लीगल प्रोफेशनल्स का जो सारा प्रोसेस है एक केस के को लेके चलते हुए, उन सबको ऑटोमेट कर देता है, उसको नॉलेज फराहम कर देता है जो भी रिक्वायर्ड होती है, ऑफ कोर्स विद द रेफरेंसेस जैसे आपने बताया, और उनके सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर। जी, आप ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक लीगल नॉलेज की बात है वो तो हमने अभी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लॉ जीपीटी को, वो तो कवर्ड है। जहाँ तक प्रोसेस ऑटोमेशन की बात है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ केस मैनेजमेंट सिस्टम। एक लॉयर के पास, एक लॉ फर्म के पास, दे कुड हैव हंड्रेड्स ऑफ केसेस। अब उस केस में स्टार्टिंग फ्रॉम जब एक इंक्वायरी आती है एक क्लाइंट की तरफ से कि जी मेरा ये केस है, और फिर केस फाइलिंग के बाद और उसकी पोस्ट फीडबैक, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो केस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ऑटोमेट होगा, जिसमें हर केस के डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, एफिडेविट्स हैं, CNIC की कॉपीज़ हैं, वो सारी की सारी लॉ जीपीटी में मैनेज हो रही होगी लॉयर्स के लिए। तो अगर एक लॉयर के पास 10 केसेस हैं, 20 केसेस हैं, वो फुली ऑटोमेटेड वे में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उन केसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट में देखें आप कि जैसे मैंने कहा कि एविडेंस है, कुछ एफिडेविट्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, CNICs हैं, वकालतनामे हैं, जो कि हम ढूंढते फिर रहे होते हैं। जी वो तो मैंने क्लाइंट कहता है जी मैंने तो आपको जमा कराया था यार, वो दोबारा व्हाट्सएप पे भेज दें यार, वो नहीं मिला हमें, वो कहीं पीछे चला गया, डिलीट हो गया। तो वो सारी की सारी चीज़ें एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। फिर आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, पेशी है, उसकी तारीख कम्युनिकेट करनी है, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म से वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकेंगे। इमेजिन करें एक केस है, ठीक है, अब मैं फुल एक आइडियल सिनारियो आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे होगा, कि एक केस है जो कि एक लॉयर हैंडल कर रहा है, और उस केस जो कि लॉ जीपीटी में मैनेज हो रहा है, उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी है, नाम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है। अब वो केस फाइल हुआ है, कॉज लिस्ट निकलती है, और पता चलता है कि जी कल सुबह 9 बजे आपकी पेशी है, तारीख है। अब लॉ जीपीटी को पता है कि यार ये केस जो है मेरे एक लॉयर जो है वो उसको डील कर रहा है, तो वो वहाँ से फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से वहाँ से वो केस डिटेक्ट करेगा कि हाँ जी ये इस टाइम को एक केस लगना है। वो फ़ौरन जो है लॉयर को नोटिफिकेशन देगा, जी आपका ये केस कल सुबह 9 बजे लगना है। क्लाइंट को मैसेज करेगा, जी आपका ये केस 9 बजे लगना है। फिर जो लॉयर का कैलेंडर है उसमें वो स्लॉट भी बुक कर देगा। तो अब लॉयर जो है, या एक लॉ फर्म देखें जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं, और जब आप लॉगिन करते हैं लॉ जीपीटी में, और आपको अगर एक कैलेंडर में सारे के सारे केसेस जब जब लगने हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास कैलेंडर में अवेलेबल है, तो देखिए कि मैनेजमेंट कितनी सिंपल हो जाएगी। कोई तारीख मिस नहीं होगी, क्लाइंट हमेशा इन्फॉर्म्ड रहेगा कि क्या हो रहा है, और जो डेट्स हैं जिन जिन को वो हुआ, वो सारी भी आपकी केस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड हो रही है कि जी ये। और फिर हर केस में जिस हेयरिंग पे जो बात हुई, जो नोट्स हैं, कोई नोटिस निकला, वो सारे के सारे पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन हो रहा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए क्लाइंट लॉयर का जो काम आसान होगा, तो क्लाइंट को कितना बेनिफिट होगा जो कोर्ट को डील कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं जहाँ तक हमारी एक्सेस है, ठीक है जी, लॉयर्स को हम एक्सेस दे सकते हैं, हम जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको एक्सेस दे सकते हैं, आम पब्लिक को एक्सेस दे सकते हैं। मगर ये वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आपने बैकलॉग का जिक्र किया जी, ठीक है। अब उसमें ठीक है, जो बैकलॉग बढ़ती है उसमें इन्वेस्टिगेशंस के इश्यूज भी हैं, उसमें लॉयर्स की अपनी सुस्ती है, उनकी एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, वो भी है। फिर जजेस ने भी कुछ काम तो करना होता है, ठीक है। वहाँ पे भी आप जैसे आपने जिक्र किया कि 10 लाख लोगों के लिए 19 जजेस हैं, तो उनका काम भी तो आसान करना है। मगर हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें इस तरह की ऑटोमेशन क्विकली पॉसिबल नहीं। ये एक जर्नी है, ठीक है।
और जब हम वैल्यू इस प्राइवेट सेक्टर में वैल्यू ब्रिंग करेंगे और स्लोली ये क्रीप इन करेगा टूवर्ड्स जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वहाँ पे भी। इमेजिन करें, अब देखिए सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ हैं, यूएई जैसी हैं, उनका आप देखें तो जो गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जो कोर्ट्स की साइट पे जो केस मैनेजमेंट है वो टोटली डिजिटल है। ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कोर्ट को, आप पोर्टल पे जाके अपने केस का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमारा जो एंड विजन है वो ये है कि जब हम रेवोल्यूशनाइज करेंगे इस प्राइवेट सेक्टर को, लॉयर्स के काम को, क्लाइंट इंटरेक्शन को, लीगल रिसर्च को, तो ये फिर ऑटोमेटिकली क्रीप इन करना शुरू कर देगा टूवर्ड्स द जुडिशल सिस्टम, वो कैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आप जैसे मैंने आपको कहा कि लॉयर्स ने अपनी रिसर्च करनी होती है, जजेस ने उनकी लीगल टीम्स होती हैं, रिसर्च टीम्स होती हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च करनी होती है। तो अगर लॉयर एक सर्च करके अपने प्रेसिडेंसेस लेके आ रहा है कि जी ये केस में ये फैसला हुआ था और ये लॉ की इंटरप्रिटेशन है, तो जुडिशरी की साइड पे भी ये काम करना पड़ता है। तो ये उनके लिए भी बड़ा यूज़फुल है। मगर आप इमेजिन करें कि पूरे केस के डॉक्यूमेंट्स एक केस के आपने अपलोड किए और वो विजिबल है कोर्ट को भी, और आप लॉ जीबीटी को कहते हैं कि यार मुझे बताओ तमाम प्रेसिडेंसेस को देख के कि इसका क्या फैसला होना चाहिए, और वो अपना एक पूरा रीज़न करके एक पूरा एक फ़ैसला आपको लिख के दे देता है कि जी देखें उस हाई कोर्ट की जजमेंट में ये इसकी इंटरप्रिटेशन थी, यहाँ पे ये थी। इंडिया के कानून क्योंकि वो सिमिलर हैं, उनसे भी लेके आता है कि जी उसमें जज ने ये तशरीह की थी इसकी। यूके के लॉज भी काफ़ी सिमिलर हैं, तो उनकी जजमेंट्स में जी ये हुई थी। अब एक पूरी की पूरी एक जजमेंट एआई ने, लॉ जीपीटी ने आपको जनरेट करके दी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये जजमेंट करके इशू कर दी, अब आपने अपना माइंड लगाना है इसके ऊपर, जज ने अपना माइंड लगाना है कि जी ये बातें ठीक थी, मगर आई थिंक कि जी इस सिनारियो में इस चीज़ को, कुछ ह्यूमन फैक्टर को हमने कंसिडर करना है, तो इसको हम ऐसे फैसला करेंगे। मगर जो सारी रिसर्च है वो एक क्लिक पे आपकी हो गई है। आपको 100 जो 50 लीगल रिसर्च एनालिस्ट जो है जो कि देख रहे होते हैं, और गलतियों के चांसेस होते हैं, किसी दिन मूड ठीक नहीं होता, यार कौन इसकी डेप्थ में जाए, बस ये लिख के भेज दो। ठीक है, तो वो ह्यूमन फैक्टर जो है, वो एरर है जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा गोल ये है कि थ्रू दिस जर्नी हम अपने लीगल सिस्टम को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे डेवलप्ड नेशंस लाइक सिंगापुर, डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएई, और अगर इसकी मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, हम इसको इतनी ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए सिमिलर सिस्टम विद लेस फीचर्स, ठीक है, यूएस में तो काफ़ी डिजिटाइजेशन है ना, जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी होती है यूएस में करेंगे, वहाँ पे पैसे भी हैं, बड़ी मार्केट है, लोग पे करने के लिए विलिंग भी है। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे देखें तो उस तरह की कुछ सिमिलर जो प्रोडक्ट है वो $655 मिलियन की बिकी है किसी और, थॉमसन एंड रॉटर्स ने वो ख़रीदी है। तो आप कैन इमेजिन कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जो एफर्ट हमने पाकिस्तानी मार्केट में की है, क्यूरेशन डेटा कलेक्ट करने में, उसको क्यूरेट करने में, एआई रन करने में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, सेम एफर्ट हमें लगती अगर हम ये यूएस की मार्केट में करते, सेम एफर्ट लगती। ठीक है, सेम इन्वेस्टमेंट होती, मगर रिटर्न्स जो हैं उसके यूएस मार्केट में मैनी फोल्ड होते हैं। ठीक है, मगर हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान में करना है क्योंकि ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी लाइफ का मकसद है, मगर देयर शुड बी समथिंग कि आप जब इस दुनिया से जाएं तो यू फील गुड, क्या मैंने कुछ चेंज की। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं होता। तो इफ़ इट कैन, देखें हम हर टॉक में कहीं ना कहीं रिलीजन आ जाता है, हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं जी, वो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आप इसको ये भी देखें कि सदका जारिया है, अगर लाखों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और कोई एक गरीब बंदा जिसका उसको पता भी नहीं है कि लॉ जीबीटी क्या है, मगर बिकॉज उस लॉयर ने इसको यूज़ किया और उसकी वजह से उसकी बरियत हो गई, उसको इंसाफ मिल गया, तो ये सदका जारी है, ये चलता रहेगा। तो आप उस एंगल से भी इसको देखें, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन पाकिस्तान। इवन दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ बियॉन्ड इम्प्रेसिव। आपने जिक्र किया कि
जो केस मैनेजमेंट है बेसिकली वो लॉयर्स के सारे प्रोसेसेस को एक तो ट्रांसपेरेंट कर देती है, लिंक कर देती है, इंटीग्रेट कर देती है और सिस्टम को, एक पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अलाइन कर देती है. ऑफ कोर्स ये वाली जो सारी थॉट्स थी, ये सारी प्लानिंग थी, लीगल सिस्टम को इसकी प्रैक्टिसेस को समझना, दैट इज़ समथिंग विच माइट हैव रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव वर्किंग ऑन अंडरस्टैंडिंग, considering the background which you are coming from. It is known that you have been working with different industry verticals. लेकिन how did you manage to track all the processes और इस सारे को समझने के बाद उसके अगेंस्ट एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना जो सारी चीज़ों से लिंक्ड हो और जो एक हमारा असल कॉज है उसको भी फुलफिल कर रहा हो. तो हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज? इट वाज डिफ़िकल्ट. मैं कोई ब्रॉड स्टेटमेंट आपको नहीं देना चाहता, मगर ये कुछ लॉयर्स ने ही मुझे कहा कि जी उन्होंने तो खैर ज़रा थोड़ा सा एग्जैजरेट भी किया कि यार 90% ऑफ द लॉयर्स जो हैं वो कुछ नहीं आता. एग्जैक्टली, यस. ठीक है, और वो अगर चल रहे हैं तो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर पे चल रहे हैं जिसके पास उनको इंग्लिश भी नहीं लिखनी आती, और कोर्ट में तो आपको पता है इंग्लिश चलती है. तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाते हैं, यार ये ज़रा एक छापा तो दे यार, इसका ये क्लाइंट है. तो अब हम जब जिन लॉयर्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों को समझ नहीं होती, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते मसले क्या हैं. तो हमने जो स्ट्रेटजी रखी हुई है रखी कि हमने देखा कि यार दुनिया में बेस्ट जो इस किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर रही हैं. एक्सटेंसिव हमने रिसर्च की, और अभी हमने लॉयर से बात ही नहीं की, एक्सटेंसिव रिसर्च की कि मैंने कहा हम पहले अपनी रिसर्च करेंगे, अपनी तरफ से एक बेस्ट जो हम डिलीवर कर सकते हैं वो हम डिलीवर करेंगे. फिर हम जो हमारे लीगल माइंड्स हैं पाकिस्तान में उनसे रिव्यू करवाएंगे. अगर आप किसी के पास जाएं, ये डॉक्टर्स में भी ऐसा ही होता है, बिजनेस में जो लोग होते हैं ऐसा ही होता है कि जब आप एक आईटी रिलेटेड कोई चीज़ बनाने जाते हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप बताएं आप क्या चाहते हैं, तो दे आर नेवर श्योर कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या मसला है. मतलब एक लॉयर अगर उसका काम कंप्यूटर ऑपरेटर से हल हो रहा है तो उसका तो मसला ही नहीं. वो कहता है जी मैं तो जाता हूँ, सुबह चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ उसके पास, उसकी मिन्नतें भी करता हूँ कि यार जल्दी जल्दी मेरा कर दे यार, प्रायोरिटी है. ठीक है, और लोग भी आए होते हैं, तो मेरा तो मसला हल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है कि यार दुनिया कैसे चल रही है. तो हमने पहले अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च की और हमने ऐसे फीचर्स की कलेक्शन तैयार की. फॉर एग्जांपल एक हमें एक चीज़ मिली जो कि प्रोडक्ट मिली, सॉफ्टवेयर मिला जो कि ये काम करता है, दूसरा सॉफ्टवेयर मिला जो कि ये काम करता है. हमने तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर थे उनके फीचर्स को कलेक्ट किया और फिर हमने कहा जी ये हमने बनाना है और पाकिस्तान में बनाना है. ठीक है, तो फिर हम ऑफ कोर्स इस जर्नी में हम बहुत हमने ख्वारी भी काटी, कभी किसके पास गए, कभी किसके पास गए. कुछ लोग हमें कुछ बता सकते थे, कुछ नहीं बता सकते थे. मगर हमारी इस एवोल्यूशन में कुछ सेंटेंसेस कुछ लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, मतलब अगर एक लॉयर बात कर रहा है तो उस बात में हो सकता है हम 1 घंटा उसके साथ बैठे होंगे, मगर उसमें एक सेंटेंस उसने कहीं कहा था ना, वो हमें क्लिक कर जाता है, हाँ ये दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम इस तरह से चल रहे हैं. फिर हम कुछ लॉयर्स को हमने एक्सेस भी दी, फिर हम फीडबैक भी ले रहे हैं, और अभी हम बीटा टेस्टिंग की फ़ेज़ में हैं. हमने लॉयर्स को एक्सेस दी हुई है, वो हमें फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आप इसको ऐसे चेंज कर दें. मगर जो यूनानिमस फीडबैक हमें मिली है कि लॉयर्स ने कभी ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं है कि अच्छा यार ये भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी यूनिक. तो इस जर्नी चलती रहेगी 1 साल 2 साल 3 साल. जब आप मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं इट टेक्स टाइम, वही डिसरप्शन होती है ना. अगर आपने एक स्मॉल इंक्रीमेंट कर दी कि जी अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपके एप्लीकेशंस जो है वो लिख रहा है तो आपने 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, तो ये इंक्रीमेंटल कोई इंप्रूवमेंट आप कह सकते हैं. हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स डिसरप्शन, जो कि शुरू में, और जब भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आती है उसमें शुरू में रेजिस्टेंस होती है, कुछ अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं. ठीक है, वो आपको पूरा वो साइकिल का पता होगा, कर्व का होगा, और फिर वो मैसिव एडॉप्शन की तरफ जाती हैं. तो अभी हम बीटा टेस्टिंग में हैं, फिर अर्ली अडॉप्शन की फेज़ में हम जाएंगे, और इंशाल्लाह वेरी सून यू विल सी के हर जगह पे पीपल विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट. मैंने एक सवाल पूछा था, उसने बिल्कुल आपने भी जवाब दे दिया, तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ, जवाब आप देख लीजिएगा अगर उसमें कुछ मिसिंग हो गया तो. पाकिस्तान के ट्रेंड्स को देखते हुए, लॉयर्स को देखते हुए, लीगल प्रैक्टिसेस को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि जो
ये एआई अडॉप्शन है ये कंपैरेटिवली आसान होगी और या मुश्किल होगी, क्योंकि अगर हम मुवाजना करें यूएसए से या यूरोप से मुवाजना करें तो उन जगहों पे बहुत इजी है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इन चीज़ों में एक्सेस करना, समझना और इनको यूटिलाइज करना अपनी ज़िंदगी में। उसको देखकर क्या पाकिस्तान में भी ये उतना ही आसान हो सकता है? क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। डिफ़िकल्टीज तो हैं, ठीक है, एक माइंडसेट को चेंज करना। मगर आप देखें पाकिस्तान में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जब कन्वीनियंस नज़र आती है तो वो अपना रास्ता इख्तियार करती है और आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। आप देखें पहले हमारे जो है ईटीओ जो है उसमें चक्कर लगते थे इनके ऑफिस में, गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, एजेंट ये वो। अब आप देखें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, जगह जगह पे खुली हुई है और लोग उसको प्रेफर करते हैं वो करना। तो कन्वीनियंस जो है वो अपना रास्ता बनाएगी। और हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स इसमें लेके आ रहे हैं कि हम एआई को इतना इजी टू यूज़ कर लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फीचर हमने डेवलप कर लिया है, इट विल सून बी अवेलेबल इन लॉजीपीटी, कि आपने अपना एक मसला बयान करना है और हमारे जो वर्चुअल लॉयर है उससे आपने पूछना है कि इसका क्या करना है। तो आपको इंग्लिश नहीं लिखना आती, यार टाइपिंग कौन करे। हमने वॉइस की इनपुट की कैपेबिलिटी भी इसमें दी है कि आप वॉइस में बता दें कि जी मेरे इसका ये मसला है, ठीक है। आप उर्दू में बता दें, ओके, ठीक है, कि मेरे क्लाइंट के साथ जो है पुलिस ने मैन हैंडलिंग की है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं और क्या मैंने जस्टिफिकेशन लेनी है, और वो उसको खुद ही ट्रांसलेट करके उसका आपको पूरा रिस्पॉन्स दे देगा। आप कॉपी करें, एप्लीकेशन में डालें, या फिर जो हमने लीगल ड्राफ्टिंग का फीचर बताया जी, कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर एग्जांपल, आप बताएं कि जी जो है मेरे ये क्लाइंट है और उनके जो है अपने हस्बैंड के साथ फाइनेंशियल इश्यूज पे मसले हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और ये होता है और वो होता है, और बस आप वॉइस नोट बंद करें, वो खुद ही इसको समझ के कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। तो हम उस लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि किसी को टेक्निकल स्किल चाहिए ही ना हो लॉजीपीटी को यूज़ करने के लिए, और अगर वो लॉजीपीटी को यूज़ कर रहा है इनडायरेक्टली he or she is using AI. that is really an exception. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सारे कानून की, जजमेंट्स की, इवन के उन केसेस की, तो इसमें बहुत सारा डाटा इन्वॉल्व हो जाता है शुरू से लेकर अब तक, और इवन के इसके बाद भी रोज़ जैसे जैसे केसेस प्रोसीड हो रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो वी आर रिलाइंग ऑन सो मच डेटा। तो डेटा प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं इस लॉजीपीटी में, एंड हाउ आर वी शोइंग कि जो प्राइवेसी है डेटा की वो में? देखें, दो किस्म का डेटा लॉजीपीटी करंटली हैंडल कर रहा है और फ्यूचर में करेगा। एक है पब्लिक डेटा, जैसे मैंने स्टैच्यूज़ का जिक्र किया, जो कानून लिखा गया जो पार्लियामेंट में पास होता है, ऐसे पास होता है, और जजमेंट्स हैं जिसमें जजेस खुद जजमेंट जब रिलीज़ करते हैं लिखते हैं जी ओके टू बी रिपोर्टेड, ठीक है। तो वो पब्लिक डेटा है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, तो वो ऑलरेडी जजमेंट्स अपनी पब्लिश कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो इट इज़ पब्लिक डेटा, उसमें हर किसी को राइट होना चाहिए एक्सेस का, तो देयर इज़ नो डेटा प्राइवेसी इशू देयर। अब हम जब केस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि एक लॉयर अपना केस जो है उसका डेटा स्टोर कर रहा है जिसमें एविडेंस भी है, वो डेटा सिर्फ और सिर्फ उस लॉयर को या उसके जो कोलैबोरेटर्स हैं सिर्फ उनको विजिबल होगा। एंड बिकॉज हमने इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर डिजीफ्लोट जो है इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, फॉर्चून 500 क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें नेशनल बैंक्स शामिल हैं, जहाँ पे डेटा प्राइवेसी इज़ हाईली क्रिटिकल। फिर यूरोपियन लॉज भी हैं, GDPR है, सऊदी, कतर, UAE, PDPL है, जो कि इस लॉज जो है, तो हम उन क्लाइंट्स की कंप्लाइंस करते हैं कि भाई आप ऑडिट करते हैं, हम कहते हैं जी आप कंप्लाइंट हैं इस प्राइवेसी रेगुलेशन के, GDPR के या PDPL के। तो अगर हम इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की डेटा प्राइवेसी की, सिक्योरिटी की कंप्लाइंस करते हैं और स्टैंप लगाते हैं कि जी हाँ आप कंप्लाइंट हैं,
और कंप्लाइंट नहीं है तो हम उनको स्ट्रेटजीज बना के उसको इम्प्लीमेंट करके देते हैं कि जी हाँ ये अब करेंगे, हम आपको करके देंगे और फिर आप कंप्लाइंट हो जाएंगे। तो हम सिमिलर एक्सपर्टीज़, सिमिलर नॉलेज जो हम इंटरनेशनली कर रहे हैं वो हमने अप्लाई किया है लॉजीपीटी पे। तो उसमें इफ़ अगर किसी का डेटा इज सपोज टू बी प्राइवेट, इट विल रिमेन प्राइवेट, और वो तमाम कंप्लाइंसेस जो है वी इंश्योर कि उनको मीट किया जाए और कहीं पे डेटा लीक ना हो। थैंक यू वेरी मच, दैन जस्टिफाइज द कंसर्न। आपने डिजीफ्लोट का जिक्र किया, और चूँकि लॉजिपिटी एक डिजीफ्लोट का ही प्रोडक्ट है, तो इसके अलावा किन इंडस्ट्री वर्टिकल्स में डिजीफ्लोट काम कर रहा है, और क्या कुछ हमने जाने स्पेसिफिकली विच इज़ वेरी न्यू फॉर द मार्केट, फॉर द पब्लिक, हमने कुछ किसी और इंडस्ट्री वर्टिकल में भी काम किया है वे जहाँ पे हमने इसकी जो बेसिकली कैपेबिलिटीज़ है उनको यूटिलाइज़ किया हो? जी बिल्कुल। जैसे मैंने पहले कहा, डिजीफ्लोट इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। हमारी रूट्स जो है वो यूरोपियन है। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान में हमने अपना सेटअप किया, और विद सोल गोल कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ जो है यहाँ पे डेवलप हो। और हम डेटा और एआई में हमारी कोर एक्सपर्टीज़ इसमें है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, वेरी रिनाउंड कंपनीज़ के साथ किए हैं। इसके अलावा हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस पर भी काम करते हैं, और हम इंडस्ट्रीज इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग से हैं, रिटेल से हैं, फाइनेंस बैंकिंग में हैं, तमाम वर्टिकल्स में हमने काम किया है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। और जहाँ तक मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, टूल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, ओपन सोर्स है, क्लाउड है, तमाम किस्म के जो है प्लेटफॉर्म्स में हमारी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। जेन एआई का आपने जिक्र किया, जनरेटिव एआई, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान हु सक्सेसफुली फाइन ट्यून्ड अ मॉडल। ठीक है, इट वाज बैक इन 2003 बिगिनिंग में जब लामा रिलीज़ हुआ था, अल्पाका रिलीज़ हुआ था। तो और जहाँ तक जाने प्रोडक्ट्स की बात है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, हमारी शायद वेबसाइट पे वो अवेलेबल भी होंगे। बैंकिंग के लिए हमने प्रूटस बॉट डेवलप किया है, जिसमें आपकी बैंकिंग इंटरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। आप देखें, आपके पास मीज़ान की ऐप है, अल्फला की ऐप है, सर्च, हर ऐप का डिफरेंट इंटरफेस है, हर ऐप की डिफरेंट मैच्योरिटी लेवल है, और आपको यू नीड टू नो कि यार ये अगर मैंने काम करना है तो कहाँ पे और कैसे करना है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि आपके पास एक एआई बॉट हो, असिस्टेंट हो आपका, आप कहें यार 500 रुपये मेरी बेगम को ट्रांसफ़र कर दो, बस इसको पता है आपकी बेगम कौन है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और ये वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, ऑफ कोर्स आपकी ऑथेंटिकेशन के बाद, अप्रूवल के बाद। तो हमें ये ऐप्स यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। टेक्नोलॉजी, जनरेटिव एआई उस लेवल तक आ गई है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, अभी आप कर सकते हैं। तो मेरा तो अपनी प्रेडिक्शन ये है कि एक ये सारी यूआईज इंटरफेसेस ये पुराने लगेंगे यार, कौन आजकल वेबसाइटें और ये बनाता है। बॉट दो, बॉट को कहो कि ये काम करना है और वो काम आपके लिए कर ले। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री को भी टोटली ट्रांसफॉर्म करेगा। और कल को एक अनएजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, वो यार वॉइस नोट कर दे कि यार मेरा इतने पैसे तो ट्रांसफ़र कर दो यार, तो वॉइस नोट पे आपका वो काम हो जाए। ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जो सिक्योरिटी चेक आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये फ्यूचर है। तो हमने प्रूटस बॉट जो बनाया है वो बैंकिंग इंडस्ट्री को, जो उनका क्लाइंट इंटरेक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करने का हमारा विजन है। दैट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट, और भी हैं मगर ऑफ कोर्स शायद इस पॉडकास्ट के लिए वो रेलेवेंट ना हो। दैट इज़ पावरफुल, दैट इज़ ग्रेट। इससे पहले आपने जिक्र किया यूरोप का, वहाँ पे कंसल्टेंसीज़ का। अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान मार्केट से, सिंस पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड its direction, its intention towards the innovation, towards the AI. But of course, उस तरह की base नहीं है हमारी, उस तरह से हम compete नहीं कर सकते. So how would you differentiate the talent pool, the capabilities in Pakistani market as compared to Europe or even USA? देखिए, यूरोपियन मार्केट में टेक्निकल रिसोर्सेज की शदीद कमी है।
और वहाँ पे वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग है कि स्किल किसी के पास है, अच्छा स्किल है, दे वैल्यू इट, ठीक है। और उनको ये समझ आती है कि अगर एक स्किल रिसोर्स उनके साथ 1 घंटा जो है सेशन करता है, मीटिंग करता है, और वो उसको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स देते हैं, यूरोस देते हैं उस चीज़ के, कंपेयर टू समवन जो कि पूरा साल उनके साथ है और उसको पीनट्स पे करते हैं, दे वुड अंडरस्टैंड कि यार वैल्यू उस 1 घंटे में ज़्यादा है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द कॉस्ट, इट्स अबाउट द वैल्यू दैट यू गेट आफ्टर स्पेंडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो वहाँ भी अंडरस्टैंडिंग है। इट्स अ मैच्योर मार्केट, ठीक है। मैं अभी मार्केट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सप्लाई और रिसोर्सेज की। पाकिस्तान में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप किसी स्ट्रीट हॉकर है, ठेले वाला है, और उसको आप कहें कि यार मैं आपको ना चैट जीपीटी या ओपन एआई है, ये पूरी की पूरी मैं आपको 10,000 रुपये में दे दूंगा। अब उसको पता ही नहीं है कि ओपन एआई क्या है। वो कहेगा जी मैं तो आपको 10,000 रुपये नहीं दूंगा, ठीक है, पता नहीं क्या चीज़ आप मुझे बेचना चाह रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ओपन एआई की वैल्यूएशन क्या है और वो क्या चीज़ है, ठीक है, किसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसको 10,000 बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन है। तो वही फ़र्क काइंड ऑफ इस एनालॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट, कि यहाँ पे अगर प्राइवेट सेक्टर को देखें स्टेट मेंटालिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो वहाँ पे वो स्किल्ड टैलेंट अवेलेबल ही नहीं है जो कि समझ सके कि इसकी क्या वैल्यू है। इन दी एंड क्या हो जाता है, भाई सस्ते में कुछ कर दो और 2 महीने में कुछ कर दो जी, बस वो दिखाना है, बॉस को दिखाना है। तो वो जो स्ट्रेटजी है और जो कॉन्टीन्यूस है, दे कांट अंडरस्टैंड। उनको कोई चीज़ जो चलती हो या दिखाई देती हो, उसमें उनको वैल्यू दिखाई देती है। एक बिल्डिंग बनानी है, रोड बनानी है, अरबों रुपए लगा लेंगे, ठीक है। मगर अगर आपने एआई में ट्रू इन्वेस्टमेंट करनी है, गवर्नमेंट के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है, इम्प्रूव करना है, जो कि दिखाई नहीं देती, ऐसा एक सिस्टम ही है, तो दे थिंक यार ये इतनी वैल्यूबल नहीं है यार, ये बस टोटल पूरा कर लो बस, ठीक है। तो और जो प्राइवेट सेक्टर है, सेट मेंटालिटी है, ठीक है, अरबों रुपए की इंडस्ट्री लगाएंगे, ठीक है जी, दिखाई दे रही है जी, कर रही है, मगर उसमें एआई को यूज़ करके इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है, लोकल मार्केट में कम्पीट करना है, और वो सॉफ्टवेयर है, कहते हैं यार नहीं नहीं सॉफ्टवेयर तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए यार, क्या है सॉफ्टवेयर ही है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है, इस वजह से मेच्योरिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ तक मैंने गवर्नमेंट का बताया, तो गवर्नमेंट सेक्टर में स्किल टैलेंट अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनको और जो वहाँ पे एक्सपर्ट कंसिडर किए जाते हैं, दे आर जस्ट थ्रोइंग आउट टर्म्स। एक टर्म बोल दी, वो टर्म, और एक टर्म का दूसरी टर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, मगर इन टर्म्स की वजह से उनकी वैल्यू बनी हुई है कि नहीं यार दिस पर्सन इज़ एन एक्सपर्ट। तो जब टैलेंट ही नहीं होगा, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या आपने गवर्नमेंट के प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। हमारा जो कंपनी की एक्सपर्टीज़ है वो जैसे मैंने डेटा और एआई का जिक्र किया, तो डेटा का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाएं। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको फैसले करने में, डिसीजंस करने में मदद फराहम करता है और आप सही फैसले कर सकते हो। आपने गाड़ी खरीदनी है, अब एक आम आदमी की एग्जांपल देता हूँ जी। तो या तो आप खुद जो है गाड़ी का शौक रखते हो, आपको समझ हो, या आप दोस्त को कहते हैं यार गाड़ी, तो आपने गाड़ी खरीदनी होती है, आपने 10 लाख रुपए लगाने होते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा यार ये गाड़ी है, इसमें ये है, इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, इसमें वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, एक एक फ़ीचर आप कंपेयर कर रहे होते हैं। और इन दोनों के फीचर्स को, जो आपके बजट में दोनों गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके फीचर्स कंपेयर करके आप कहते हैं नहीं यार इसकी ये मैंने गाड़ी लेनी है क्योंकि इसके फीचर्स जो है वो बेहतर हैं, कंफर्ट भी है, ये भी है। अब ये जो फैसला आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं डेटा पे। दिस इज़ डेटा, कि डेटा है आपके पास इस गाड़ी के बारे में, डेटा है आपके पास इस गाड़ी के बारे में, और आप फिर फैसला करते हैं। मोबाइल आप ख़रीदते हैं, फ़ोन ले लेना, ये वेबसाइट्स हैं, उस पर आप देखते हैं, अच्छा सारा कंपेयर कर रहे होते हैं, यार इसका प्रोसेसर वीक है और वो कैमरा बड़ा अच्छा है, फिर आप फैसला करते हैं यार मैंने ये लेना है, इसकी प्राइस कम है और फीचर्स ज़्यादा है। अब हमारा पूरा मुल्क चल रहा है ऑटो पे, बस जिस तरह से चल रहा है। हर
जो जिस नाजुक मोड़ से हम गुजर रहे हैं, हम डेकेड्स से उसी नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। इतना लंबा नाजुक मोड़ है, और जो फैसले करने, अब वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है आपके पास। आप एक प्राइम मिनिस्टर मैं कहता हूँ कि अगर आप आइंस्टाइन को भी लेके आ जाए ना इस मुल्क में, अपनी फील्ड का बहुत एक्सपर्ट है, तो अगर गवर्नेंस का भी इतना कोई एक्सपर्ट आप लेके आ जाए ना, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि जब डेटा नहीं है तो किस बारे में अच्छा फैसला करें। ठीक है, अब ये टेबल है, एक और टेबल है, मुझे कहते हैं जी आप फैसला, छोटी सी चीज़ के ऊपर फैसला करें। अब मुझे इसके बारे में डेटा ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास कि भाई किस चीज़ का बना हुआ है, किस मशीनरी पे बना है, तो मैंने कैसे फैसला करना है। मैंने देखा यार ये चमक ज़्यादा रहा है, ये टेबल आप ले लें। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान को जो चीज़ रेवोल्यूशनाइज करेगी वो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है रेवोल्यूशनाइज करेगा। और अगर किसी ने एक मौके पे सोच लिया कि हमने ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाना है ताकि हम जो फैसला करें सही करें। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में एक रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, जो आईटी से, बल्कि जो आईटी को नहीं भी जानते, आर्किटेक्ट का रोल होता है। अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसका डिज़ाइन किसने किया? आर्किटेक्ट ने किया। कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम आप बनाते हैं उसको डिज़ाइन करता है आर्किटेक्ट। ठीक है, तो वो सबसे हाई पेड इंसान होता है, शख्स होता है, क्योंकि उसके डिसीजन के ऊपर पूरा का पूरा एक सिस्टम बनना होता है। अब अगर आर्किटेक्ट आपका सही नहीं है, ठीक है, इसकी बुनियादें ठीक नहीं है, डिज़ाइन ठीक नहीं है, आप इसमें अरबों रुपए लगा दें, आपकी बिल्डिंग सही नहीं बनेगी और वो उस वैल्यू पहुंचेगी भी नहीं। तो एक्सपर्ट्स जो हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट में, उनको हायर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेक्निकल एडवाइस लेना। और हमारा एक इशू ये भी है कि हम एक्सपर्ट्स को ले आते हैं मगर उनकी इंग्रेस नहीं होती गवर्नमेंट में, मेकिंग थिंग्स हैपन। वो एक सेपरेट डोमेन है कि एक्सपर्ट ने एडवाइस दी, इम्प्लीमेंट करना अब उसका काम नहीं है। ठीक है, अगर आपने किसी को एज अ स्पेशल असिस्टेंट आप ले आए हैं, उसने एक एडवाइस दी कि जी हमने करना है, अब ये उसका काम नहीं होना चाहिए कि जी वो धक्के खाता फिर कभी इधर मिनते कर रहा है, यार ये कर लो ये कर लो ये कर लो, वो उसका काम नहीं है। जो एग्जीक्यूशन के लिए वो सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, अप्स एंड डाउन्स को पता है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना है। और वो जो एक्सपर्ट कहता है दैट शुड बी अ फाइनल, दैट एक्सपर्ट शुड बी द फाइनल अथॉरिटी इन डूइंग दैट। ठीक है, तो हमने देखा माजी में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी आए और डिसहार्ट होकर चले गए। ठीक है, तो जब मैंने इंटरनेशनल का जिक्र किया तो वो आर्किटेक्ट्स आर द हाईएस्ट पेड बिकॉज दे वो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। अब हमारे यहाँ सिस्टम कौन डिज़ाइन करता है, क्या करना नहीं करना, वही लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, लो पेड है। ठीक है, और जिस पोजीशन पे वो हैं, अगर उसके लिए जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, उस एक्सपर्टीज़ की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है, जो कि गवर्नमेंट पे नहीं कर सकती। तो जाहिर सी बात है वही लोग आएंगे ना जो कि बस कहीं पे नहीं सेट होते, चलो यार यहाँ पे हम सिफारिश लगा के आ जाएं। तो आई थिंक दिस इज़ जो प्राइमरी डिफरेंस है। आप यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखें, आप उनके सेटअप को देखें, उनके आईटी सेटअप को देखें, आप हैरान रह जाते हैं कि यार इनके गवर्नमेंट के सिस्टम्स हमारे प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम से बहुत बेहतर हैं। तो मेच्योरिटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर हम बात करें टैलेंट की, एम्प्लॉयज़ की, रिसोर्सेज की, और उनको कंपेयर करें ये पाकिस्तान को यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से कंपेयर करें, तो क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? और क्या एडवाइस होगी कंसीडरिंग योर एक्सपीरियंस कि हम ग्लोबल लेवल पे जाके उनसे कम्पीट कर सकते हैं या उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? आई थिंक अगर एक सेंटेंस में या दो वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना हो, आई थिंक एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्किल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, मगर एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मुआशरा जैसे ही ग्रो कर रहा है, हम जिन मोहल्लों में रहते हैं, जिन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्क्यूड है अबाउट कि आपने प्रोफेशनली काम कैसे करना होता है। ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यूरोप में एक बैंक में आई वाज प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज, तो सारे यूरोपियन थे वहाँ बैठे हुए थे और एक हमारे पाकिस्तानी भाई भी थे वहाँ पे। मोबाइल फ़ोन जो है वो सामने टेबल पर पड़ा हुआ है और सिर्फ उनका पड़ा हुआ है, किसी का मोबाइल फ़ोन नहीं दिखाई दे रहा। काम कर रहे हैं, बीच में जाहिर सी बात है बेगम का मैसेज भी आ रहा है, खोला,
रिप्लाई किया, फिर कर रहे हैं, फिर खोला, फिर किया, बीच में उठ के फ़ोन कॉल पे भी चले गए। तो ये हमारे यहाँ आप किसी से पूछें, वो कहेगा हाँ भाई, ज़ाहिर सी बात है, बेगम का मैसेज आया तो जवाब भी ना दूँ। भाई वालदा का मैसेज आया था, वालदा जो है ना उन्होंने ये काम कहा हुआ था और ये अर्जेंसी थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी कोहेसिव है। आपके दोस्त की बहन के हस्बैंड के भांजे का जो है ना पैदाइश हुई है, अब उधर भी आपकी नीड है, उधर भी आपने कुछ करना है, ठीक है। अब ये बिहेवियर यूरोपियन सोसाइटी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा वोकल इस बारे में नहीं है कि आप भाई क्यों किया, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हाँ क्यों तुमने ये किया हुआ है, वो ऐसा नहीं करते। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार सेम प्रोफेशनलिज्म क्वालिटी जो है वो उनको मिलेगी। तो यहाँ पे अगर एक नया मैं एक मेरे जानने वाले डॉक्टर हैं, इज़ यूएस क्वालिफाइड सर्जन, और वही पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे। इज़ इन पाकिस्तान राइट नाउ हैविंग अ डिपार्टमेंट। तो 9 बजे राउंड शुरू होता है जिसमें उनके ट्रेनीज़ हैं, उनको उन्होंने एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट्स के बारे में और सारा कुछ। तो 9:30 बजे जो है वो ट्रेनीज़ आ रहे हैं, और जब भी उन्हें कहते हैं यार 9 बजे राउंड शुरू हो, तो कहते हैं सर बस आधा घंटे ही लेट हुए। तो उनमें वो कंप्लेंट ही नहीं कर पाते कि जी ये आधा घंटा लेट होना, आपको तो 10 मिनट पहले होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म है। और अगर आप किसी यूरोपियन क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर भी दें, तो कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा यार बस प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, हमारा काम खत्म। आपको ये नहीं कहेगा कि आपका प्रोफेशनलिज्म ठीक नहीं था, और आप बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे यार देखो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वरना मैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था। तो ये प्रोफेशनलिज्म की मेरे ख्याल में तमाम जो यंगस्टर्स निकलते हैं उनकी डिटेल्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप जापान में देखें, उनके बच्चे जो छोटे जो हम केजी कहते हैं या नर्सरी में होते हैं, तो वो आते हैं पहले अपनी जो है वो क्लीन करते हैं, फिर चेयर्स को सेट करते हैं, वो सारा बच्चे कर रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि आपने साफ़ कैसे रहना है, ठीक है। हम चूंकि यूज़ टू अपनी सोसाइटी में हो गए हैं, और हमें अगर दिखाई देता है अच्छा गर्दा और कुछ चीज़ें पड़ी नहीं है, हमें फील ही नहीं होता कि यार दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, अच्छा यार गर्दा तो होता है, ठीक है। तो हमने अपनी जो यंग टैलेंट है, आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वो प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स की ट्रेनिंग हो, ठीक है। और ये भी सिखाया जाए कि आपने अपने पर्सनल मैटर्स जो हैं और आपके वर्क मैटर्स को कैसे सेपरेट करना है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं करते तो एक इंप्रेशन पूरी दुनिया में बढ़ जाता है यार पाकिस्तानी रिसोर्सेज तो ये कह देते हैं टेक्निकली ठीक है, मगर यार ट्रस्टेबल नहीं है, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम दिया, आपने रिमोट दिया काम करने को, कभी दही लेने जा रहे हैं, दिस थिंक यार इट्स ओके, ठीक है, दही तो लाना ही होता है, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, और काम डिलीवर नहीं हो रहा, ठीक है। और वो बुरा फील भी नहीं करे, सबसे बुरी चीज़ ये है कि वो बुरा फील भी नहीं करे कि यार मैं कहीं पे डंडी मार रहा हूँ, वो कहते हैं यार ये तो होता ही है, दैट्स वेरी बैड। तो इसका मतलब बेसिकली इट्स द माइंडसेट दैट नीड्स टू बी पॉलिश्ड, कि वो प्रोफेशनलिज्म को और अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलें, सो दैट दे कैन स्टैंड आउट अमंग अदर्स एंड एब्सोल्युटली। अब टेक्निकल का भी इसका एक पार्ट है स्किल्स का, कि आपने जो काम करना है वो दिल लगा के काम करना है। आप जब यंग होते हैं, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर उतनी होती नहीं है, शादी आपकी हुई नहीं होती, बच्चे आपके होते नहीं हैं, तो दिन रात आपने लगाना है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए, ठीक है। और सीखना, हर रोज़ आपने कुछ ना कुछ सीखना है। इस मकाम पे पहुंचने के बाद भी, ठीक है, समटाइम्स मैं रात को बैठ जाता हूँ 2 बजे तक, यार ये नई चीज़ सीखनी है, ठीक है। कभी रिक्वायरमेंट होती है, कभी नहीं होती, क्योंकि यू फील गुड आप जब नई चीज़ सीखते हैं। तो आप एक नैरो माइंड के साथ अपने प्रोफेशन को ना फॉलो करें, आप फॉलो करें जो चीज़ अच्छी लर्न करने वाली है, आप लर्न करें, रिसर्च करें, गूगल इज़ योर फ्रेंड, पूछें, और अपना एक मेंटर ज़रूर रखें। क्योंकि आप जब यंग होते हैं ना, आपको कुछ पता नहीं होता कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी मार्केट में क्या हो रहा है। आपको एक चीज़ क्लिक करती है, टिकटॉक पे वीडियो देखी, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो एक मेंटर ज़रूर रखें, अपने से बेहतर मेंटर रखें। आपके दोस्त मेंटर नहीं होते, क्या दोस्त ने कह दिया तो हो गया, नहीं, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आप रखें और चीज़ों को लर्न करें, अंडरस्टैंड करें। उसकी एक एग्जांपल अगेन आपने क्योंकि वो रिसोर्सेज का जिक्र किया था कि मल्टीपल उसमें क्या फ़र्क है, तो यूरोप में आपको एक रिसोर्स अगर मिलेगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेगा, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करेगा कि अच्छा वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, उसकी डिप्लॉयमेंट भी करेगा, ठीक है, यूआई भी बनाएगा, बैकएंड भी बनाएगा, उसको सब चीज़ों का पता होगा। हो सकता है एक्सपर्ट एक चीज़ में हो, मगर पता उसको सब चीज़ों का होगा,
तो मैं किसी किसी पोजीशन के लिए मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने पूछा अच्छा यार आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, फुल स्टैक? जी बिल्कुल हूँ। मैंने कहा अच्छा यार ये फ्रंट एंड जो है यूआई का मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा उससे, तो वो कहते नहीं वो तो यूआई डेवलपर करता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप फिर बैकएंड डेवलपर हैं? कहता जी। मैंने कहा अच्छा मुझे बैकएंड जो डेटाबेस मॉडलिंग है उसका मुझे बताएं कि कैसे की जाती है। कहता जी वो तो हमारा जो मॉडलर है वो करता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चले आपने एप्लीकेशन बना ली, सब ने अपना काम कर लिया, इसको डिप्लॉय करना है वो कैसे करते हैं? कहते हैं जी वो तो डेवऑप्स का रिसोर्स करता है। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं? जी वो तुम्हारा क्यूए का रिसोर्स करता है। तो अगर आपने एक ऐसा रिसोर्स बनना है जिसको सिर्फ अपनी इस चीज़ का पता है और कुछ नहीं पता इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उस रिसोर्स का फ़ायदा क्या? ठीक है, तो आई थिंक कि लर्निंग में आपने इजाफा करना है, हर नई चीज़ें सीखनी है, POCs करनी है, और एक चीज़ में आपने एक्सट्रीम एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है जिसका आपका पैशन है। अगर आपका किसी चीज़ का पैशन नहीं है और उसमें आप 10 साल लगा लेंगे ना, और एक बंदा है के पास इसका पैशन है, वो 6 महीने में आपसे बेहतर रिसोर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो पैशन को मैच करना भी बड़ा ज़रूरी है।